Hello everyone. In last video we discussed about the DNA packing जो काफ़ी important था. In this video we will discuss about the heterochromatin, euchromatin, RNA vault and some other small topics on the basis of the DNA and the RNA. Next one we discuss about the heterochromatin and the euchromatin. Next one we discuss about the हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन. ये दो टर्म है बेटा जो बार बार काम में आएगी, है ना. एक्चुअली में ये है क्या, इनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, वो चीज़ें हम समझते हैं. पहले मैं आपको डायग्रामेटिक समझाता हूँ, उसके बाद में फिर इनके डिफरेंसेस वगैरह वो चीज़ डील करते हैं. देखिए, मैं बोलता हूँ कि ये एक क्रोमोसोम है. दिस वन इज द वन क्रोमोसोम. एक क्रोमोसोम है. एक क्रोमोसोम के अंदर कितने क्रोमेटिड है बेटा? दो क्रोमेटिड है ना. दो क्रोमेटिड हो गई, एक और दो. और ये क्रोमेटिड कौन सी कहलाएगी? दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड. जो एक ही क्रोमोसोम के अंदर होती है वो सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती है. और आपने म्यूटेशन में पढ़ा था कि दो अलग अलग क्रोमोसोम की तो वो क्या कहलाएगी? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहलाती है. पढ़ रखी चीज आपने, सिस्टर क्रोमेटिड. दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड. अब देखो ये पैक हो चुका है ना. पैकिंग कहां से स्टार्ट हो गई थी? प्रोफेज से स्टार्ट हो गई थी. क्रोमोसोम कंप्लीटली पैक्ड कहां पर होता है बेटा? मेटाफेज में होता है. मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम सबसे छोटे साइज में होता है. वो सबसे बेस्ट स्टेज मानी जाती है टू मेजर द या फिर टू स्टडी द क्रोमोसोम साइज, दैट इज द मेटाफेज. अगर शेप की बात कर दे तो बेस्ट फेज का नाम आएगा, दैट इज द एनाफेज, क्योंकि वहां पर चार शेप बन जाती है VLJI, जो आपने 11th में पढ़ी हुई है. नहीं तो अभी फिर से लिखते हैं. अभी सोचो कि ये क्रोमोसोम है और इसको रेप्लिकेशन या फिर ट्रांसक्रिप्शन में जाना है, तो इसको क्या होना पड़ेगा? ओपन होना पड़ेगा. तो बेटा अगर ये ओपन होगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, वैसे. ये DNA जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है टर्न होती हुई, जो टेलीफोन की केबल की जैसी दिखाई दे रही है, ये जो टर्न हो रही है, दिस वन इज द DNA. ये DNA. अब बेटा इसमें जो ये पैक्ड क्रोमेटिन है, जो लिपटी हुई है, जो डेंस है, उसको आप क्या बोल दोगे? हेट्रोक्रोमेटिन बोलोगे. और जो ओपन हो चुकी है, जो लूज हो चुकी है, दैट इज नोन एज द यूक्रोमेटिन, इसको बोल दोगे. तो जो जहां पे डेंस पैकेजिंग है वो क्रोमेटिन क्या कहलाएगी? दैट इज द हेट्रोक्रोमेटिन. और बेटा जहां पे लूज पैकिंग होगी, लूज पैकिंग, या फिर मैं बोल दूं कि ओपन DNA होगा, तो वो क्रोमेटिन कौन सी कहलाएगी? दैट इज द यूक्रोमेटिन कहलाएगी. बोलो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? भाई ओपन DNA है, आप ऐसे भी समझ सकते हो ओपन DNA, तो ये कौन सी कंडीशन में है? यूक्रोमेटिन में. लेकिन जैसे जैसे स्टोन के अराउंड घूमने लगी, चक्कर लगाने लगी, फोल्ड होने लगी, पैक होने लगी, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट होती जा रही है? हेट्रोक्रोमेटिन में कन्वर्ट होती जा रही है. और हेट्रोक्रोमेटिन का ही एक एडवांस स्टेज या फिर एक एडवांस फेज आ गया, दैट इज द क्रोमोसोम. तो ये दो टाइप की क्रोमेटिन हमें देखनी है. इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होगा वो हमें यहाँ पर देखना है. ठीक है, तो देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द हेट्रोक्रोमेटिन एंड द यूक्रोमेटिन. ठीक है, तो एक तरफ है हमारा हेट्रोक्रोमेटिन एंड सेकेंड वन इज द यूक्रोमेटिन. एक्चुअली में ये चीज़ होती क्या है वो चीज़ हम समझ चुके हैं. अब हमें डिफरेंसेस यहाँ पे लिखने हैं. ये चीज़ है क्या? सबसे पहले देखिएगा, जैसे हमने पीछे लिखा था कि हेट्रोक्रोमेटिन कैसी बेटा? टाइटली पैक्ड है. यूक्रोमेटिन कैसी बेटा? लूजली.
आप बता सकते हो कि किसके अंदर हिस्टोन की अमाउंट ज़्यादा होगी, हिस्टोन प्रोटीन किस में ज़्यादा मिलेगी, किस में, इन हेट्रोक्रोमेटिन। बेटा पैकिंग जहाँ पे ज़्यादा है, सीधी सी बात है कि जहाँ पे पैकेजिंग टाइट हो रही है तो टाइट होने के लिए कंपोनेंट भी क्या चाहिए, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर चाहिए होगा। तो सीधी सी बात है कि जो हेट्रोक्रोमेटिन है दैट हैव द हाई अमाउंट ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन अमाउंट यहाँ पर कैसे होगी, हाई होगी। कैसे होगी, हाई। और यहाँ पर बेटा ओपन है तो कैसे होगी, लेस अमाउंट ऑफ हिस्टोन। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो इन दोनों को हम स्टेन करें, इन दोनों को हम डाई दे, इन दोनों को हम कलर से रंग दे, तो कौन सा डार्क दिखाई देगा और कौन सा लाइट दिखाई देगा, हेट्रोक्रोमेटिन कैसे दिखाई देगा, डार्क। और यूक्रोमेटिन है तो वो कैसे दिखाई देगा, आपको लाइट कलर का दिखाई देगा। तो डार्क कलर अपीयरेंस ऑन स्टेनिंग, स्टेन करने पर डार्क कलर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा बेटा, जितना ज़्यादा डीएनए है पास में कोयला उतने ज़्यादा स्टेन होगा, और जितना ज़्यादा स्टेन होगा तो सीधी सी बात है कि उतना ही ज़्यादा डार्क दिखाई देगा। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पर ऐसे करूँ ये कंडीशन, मैं इस पेंसिल को बार बार घुमाने लगा तो ये चीज़ कैसे हो रही है, डार्क हो रही है, लाइट हो रही है, डार्क। अगर मैं ये लाइन ऐसे ही लोड करता हुआ चलूँ तो क्या आपको डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो यही रीजन है कि जितना डेंस होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, डेंस स्टेनिंग होगी, उतना ही ज़्यादा डार्क कलर का दिखाई देगा। जो यूक्रोमेटिन है इट गिव द लाइट कलर अपीयरेंस ऑन स्टेनिंग। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बेटा एक्टिव और इनएक्टिव की बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा डीएनए है जो एक्टिव है, कौन सा डीएनए है जो इनएक्टिव है। देखिए एक तरीके से ये जो डीएनए है हेट्रोक्रोमेटिन है वो उलझा हुआ डीएनए है, तब बहुत सारा डीएनए तब एक दूसरे के कोइल कर रहे हैं। ठीक है, तो उलझा हुआ है, अगर उलझा हुआ तो क्या किसी काम में आएगा, अगर मान लो कोई धागा है, थ्रेड है, उसको हम बहुत ज़्यादा उलझा दें तो क्या आप उससे सिलाई कर सकते हो, नहीं। क्या आप उससे काइट फ्लाइंग कर सकते हो, क्या पतंग उड़ा सकते हो, नहीं। लेकिन अगर हम इसी धागे को अनवाइंड कर दे, इसी को हम खोल दें तो स्ट्रेट हो गया। अब ये स्टिचिंग के भी काम आ सकती है और काइट फ्लाइंग के भी काम आ सकती है। सेम कंडीशन यहाँ पर अगर डीएनए उलझा हुआ है तो ना तो इसके अंदर रेप्लिकेशन हो पाएगी और ना ही ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगी, क्योंकि बेटा एंजाइम बाइंड ही नहीं कर पाएंगे, एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है वो मिल ही नहीं पाएगी। तो अगर नहीं मिल पाएगी तो ये डीएनए कैसे रहेगा, यहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा हेट्रोक्रोमेटिन। तो बेटा जो हेट्रोक्रोमेटिन है दैट इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ डीएनए, बिकॉज दो प्रोसेस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कि दो प्रोसेस नहीं हो सकते। यहाँ पर कौन कौन से नहीं हो सकते, बिकॉज पहला है रेप्लिकेशन, आपको पता होगा रेप्लिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू डीएनए दैट इज नोन एज द रेप्लिकेशन। दूसरा आगे बेटा दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, फॉर्मेशन ऑफ डीएनए टू आरएनए। रेप्लिकेशन तो क्या है, डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन कहलाता है। और ट्रांसक्रिप्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ये दोनों प्रोसेस ही यहाँ पर नहीं चल सकते। दोनों प्रोसेस क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि डीएनए कैसे बेटा बाइंड फॉर्म में है, उलझा हुआ है, तो यहाँ पर एंजाइम बाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस टू प्रोसेस कैन नॉट टेक प्लेस because there is no site for enzyme binding
तो बेटा यहाँ पर ये दोनों के दोनों प्रोसेस क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, क्योंकि डीएनए उलझा हुआ है, ठीक है, ओपन नहीं है, तो एंजाइम बाइंड करने की कोई साइट यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से इनएक्टिव स्टेट ऑफ डीएनए कहलाता है। यूक्रोमेटिन कैसे है, एक्टिव फॉर्म ऑफ डीएनए, बिकॉज replication and transcriptions both process can easily take place because this type of DNA have site for enzyme binding। एंजाइम को बाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या है, साइट है, ठीक है। अगर साइट है तो वो चीज़ इजीली क्या करेगी, बाइंड करेगी और कैसे हो जाएगी, फंक्शनल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया। इसके अलावा हमने यहाँ पर स्टोन की बात कर ली कि स्टोन की प्रोटीन कहाँ पर होगी, कहाँ पर कम होगी, किसको अनवाइंड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सीधी सी बात है, ये तो हम पहले देख चुके हैं भाई, हेट्रोक्रोमेटिन पैक है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और यूक्रोमेटिन तो पहले से कैसे है, ओपन है, तो इसको काम करने में कम टाइम लगेगा। हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए कब बनेगा, तब सेल एम फेज में एंटर करेगी, जैसे ही प्रोफेज चलेगी, मेटाफेज चलेगी, तो वहाँ पर हेट्रोक्रोमेटिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर डीएनए बेटा एस फेज में है, ठीक है, इंटरफेज के एस फेज में रेप्लिकेशन करनी है, तो उसको अनवाइंड रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम स्टेट की भी बात कर सकते हैं कि कौन सी फेज में मिलेंगे। तो यहाँ पर हेट्रोक्रोमेटिन formation take place during packing of DNA, पैकिंग ऑफ डीएनए को तब पैक करते हैं तो वहाँ पर इस स्टेट की फॉर्मेशन होती है, जिसको आप क्या बोलते हो, डीएनए का छोटा होना या फिर कंपैक्ट होना क्या कहलाता है, कंडेंसेशन या फिर डीकंडेंसेशन, नोन एज पैकिंग ऑफ डीएनए, नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ऑफ डीएनए, ठीक। और बेटा जो यूक्रोमेटिन है वो कब होगा, प्रेजेंट इन एस फेज ऑफ इंटरफेज। सेल साइकिल आप लोगों ने पढ़ी है, इंटरफेज और एमफेज दो फेज होते हैं। इंटरफेज में आपको पता है कि वहाँ पर 3 स्टेज आती है, G1, S और G2, एक G नोड भी आती है, लेकिन हम जनरली 3 ही पढ़ते हैं, G1, S और G2 पढ़ते हैं। दूसरी जो एमफेज है, एमफेज के अंदर आती है कैरियोकाइनेसिस एंड द साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के अंदर आ जाएगी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड द टीलोफेज। तो बेटा ये जो स्टेज रहेगी वो ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन या फिर एस फेज रहेगी। तो प्रेजेंट इन द एस फेज ऑफ द इंटरफेज फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन के लिए ऐसे होगा। आई थिंक शायद क्लियर होगा हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में डिफरेंस, ठीक है। यहां पर अब इससे रिलेटेड हम एक टर्म और देख लेते हैं, ठीक है। एक टर्म आती है हाइपर क्रोमेटिक इफेक्ट आती है, हाइपर क्रोमेटिक इफेक्ट अलग से है, इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी मेन टर्म है, इंपॉर्टेंट टर्म है। हाइपर क्रोमेटिक इफेक्ट के क्या होते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं
कि एक डीएनए है और एक आरएनए का मॉलिक्यूल है, एक डीएनए और एक आरएनए का मॉलिक्यूल है, उन दोनों में से कौन ज़्यादा मोनोक्रोमेटिक लाइट को अपटेक करेगा, कौन मोनोक्रोमेटिक लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और क्यों? हाइपरक्रोमेटिक इफेक्ट है क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ द मोनोक्रोमेटिक लाइट, दैट इज नोन एज द हाइपरक्रोमेटिक इफेक्ट। अगर मान लो मैं बात करूं यहाँ पर डीएनए की, ठीक है, दिस वन इज द डीएनए मॉलिक्यूल एंड बेटा दिस वन इज द आरएनए मॉलिक्यूल, दिस वन इज द आरएनए मॉलिक्यूल। इन दोनों के ऊपर हम लाइट डालें तो लाइट का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर ज़्यादा होगा? इन केस ऑफ द आरएनए, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट को जो अपटेक करने का जो काम है वो किसका है? नाइट्रोजनस बेस का है। और नाइट्रोजनस बेस किस में एक्सपोज हो रहे हैं? इन केस ऑफ द आरएनए। आप देख सकते हो कि सिंगल स्टैंडर्ड है तो जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या रहेगा? एक्सपोज रहेगा, ठीक है। और अगर हम बेटा डीएनए की बात करें तो आपको पता है कि हेलिक्स के अंदर की तरफ नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट कौन एब्जॉर्ब करेगा? नाइट्रोजनस बेस। तो यहाँ पर फुली एक्सपोज हो रहे हैं तो ज़्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है वो हेलिक्स के अंदर है, फॉस्फेट शुगर के स्ट्रैंड उसको कवर कर रहे हैं, तो क्या ज़्यादा लाइट अपटेक हो पाएगी? नहीं होगी। तो ज़्यादा लाइट का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा? इन केस ऑफ द आरएनए। तो आरएनए शो मोर हाइपरक्रोमेटिक इफेक्ट एज कम्पेयर टू द डीएनए because RNA have well exposed nitrogenous base for the absorption of the light. क्लियर होगा? तो RNA show more hyperchromatic effect as compared to DNA because RNA have well exposed नाइट्रोजनस बेस या फिर बेसिस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। लाइट बोल दो या फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट बोल दो, ठीक है। तो इसकी वजह से जो आरएनए है वो ज़्यादा हाइपरक्रोमेटिक इफेक्ट दिखाएगा। और हाइपरक्रोमेटिक इफेक्ट क्या है वो भी आपको मैंने बताया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द नाइट्रोजनस बेस। तो ये आपका हाइपरक्रोमेटिक इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। आई थिंक शायद क्लियर होगा हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन एंड द हाइपरक्रोमेटिक इफेक्ट। बेटा नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज द आरएनए वर्ल्ड, ठीक है। जो अगला एक टॉपिक है हमारा मेन, दैट इज आरएनए वर्ल्ड। बोलते कि बायो के अंदर दो तरह की वर्ल्ड है, एक है आरएनए वर्ल्ड और एक है डीएनए वर्ल्ड। जो दोनों वर्ल्ड है उनका अपना अपना मानना है। आरएनए वर्ल्ड का मानना ये है कि धरती के ऊपर सबसे पहले आने वाला जो जेनेटिक मेटेरियल था दैट वाज द डीएनए। और जो आरएनए वर्ल्ड है बेटा उसका मानना ये है कि जो धरती पे सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आया था दैट वाज द आरएनए। दोनों वर्ल्ड ये मानते कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल पहले आया था। डीएनए वर्ल्ड के अकॉर्डिंग डीएनए पहले आया था धरती पे और आरएनए वर्ल्ड के अकॉर्डिंग आरएनए सबसे पहले आया था धरती पे। तो इसी बेसिस पे कुछ साइंटिस्ट हैं जो इनके फेवर में जाते हैं, कुछ आरएनए के फेवर में जाते हैं, कुछ डीएनए के फेवर में जाते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे बेटा दो वर्ल्ड बनाए गए हैं, ठीक है। अगर मैं आप लोगों का सजेशन लूँ, आप भी तैयारी करने लग रहे हो, आप लोग भी साइंटिस्ट डॉक्टर बनोगे तो आपके व्यूज भी पूछे जाने चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग आरएनए और डीएनए में से कौन पहले आया होगा और क्यों आया होगा उसका रीज़न बताइए। देखिए अलग अलग स्टेटमेंट आई थी, कोई डीएनए को पहले मानता है, कोई आरएनए को पहले मानता है।
लेकिन जो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट की सोसाइटी है दे आर इन द फेवर ऑफ द आरएनए वर्ल्ड। आरएनए को वो ज़्यादा पहले का जेनेटिक मटेरियल मानते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है दैट इज द आरएनए वर्ल्ड, यानी कि ये ज़्यादा सही है। ठीक है, तो मोस्ट एक्सेप्टेबल इज आरएनए वर्ल्ड ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ठीक, कौन कौन से रीजन हैं आरएनए को पहला बनाने वाला? पहले देखिए, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, हम बोलते हैं कि जो वायरस है दैट इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग एंड द लिविंग, दैट इज द वायरस। ठीक है, तो उसके अंदर मोस्ट ऑफ द वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है? आरएनए। तो पहला रीजन तो ये हो गया कि प्रिमिटिव लेस डेवलप्ड सेल हैव या फिर हैज आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वायरसेस एंड सम बैक्टीरिया, इनके अंदर आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल की तरह ट्रीट करते हैं। तो आरएनए को हम फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल मानते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा, जो आरएनए है वो स्टेबल है फिर अनस्टेबल है? भाई रिएक्टिव ज़्यादा नेचर का है, वो ज़्यादा रिएक्टिव नेचर का है तो मतलब कैसे हो गया? अनस्टेबल नेचर का हो गया, ज़्यादा रिएक्टिव हो गई। और आपको पता है कि इवोल्यूशन होने के लिए रिएक्शन का होना जरूरी है। जो जितना कम स्टेबल था उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? वो रिएक्ट करेगा। तो दूसरा पॉइंट आ गया, आरएनए इज मोर रिएक्टिव और अनस्टेबल देन डीएनए। डीएनए से ज़्यादा रिएक्टिव है और ज़्यादा अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल होगा तो उसमें ज़्यादा चेंजेस आएंगे, फ्रीक्वेंटली चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से वो आगे नई नई फॉर्म में चेंज होता जाएगा। यहाँ पर बेटा मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दूँ, सुनना। वायरस की तब हम बात करते हैं तो वायरस की जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा बड़ी होती है फिर छोटी होती है? बोलो। वायरसेस हैव शॉर्ट लाइफ स्पैन, छोटी लाइफ स्पैन होती है, वो म्यूटेटेड होते रहते हैं। दे फास्टली गेट म्यूटेटेड। अभी आपने इस कोरोना काल में भी सुना होगा, कह रहे थे कि जो कोरोना उसकी 76 स्ट्रेन मिले, यानी कि 76 तरह के स्ट्रेन अभी तक नोटिस हुए हैं। और आपने देखा होगा कि जो डेथ रेट है वो मुंबई और जो इधर के एरिया थे साउथ वगैरह के, गुजरात के और इंदौर के और मुंबई के, इन 3 जगह पर जो डेथ रेट थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी। तो माना जा रहा था कि जो यहाँ के वायरस है कोरोना की, दे आर हाईली म्यूटेटेड एंड हाईली इफेक्टिव, जिसकी वजह से यहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा है। वैक्सीन अभी तक भी नहीं बन पाई है, इतने फुली डेवलप्ड कंट्रीज हैं लेकिन वैक्सीन अभी तक भी नहीं बनी। उसका रीज़न यही है कि एक स्ट्रेन के लिए वैक्सीन बनाई जा रही है, दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरे के लिए बनाई जा रही है, तीसरे में कन्वर्ट हो रहा है। और आपको पता है कि जो वायरस है वो हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है, हमारी ही होस्ट सेल को कंट्रोल करता है। तो इस वजह से उनकी मेडिसिन बनाना काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है। दे आल्सो द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीन कोड जो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। तो उसमें से एक रीज़न ये भी है कि उनका जो आरएनए वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, जिसकी वजह से वो फास्ट म्यूटेटेड होते हैं और उनकी वजह से जो वायरस है दे हैव द शॉर्ट लाइफ स्पैन। क्लियर हो गया? तीसरा पॉइंट बेटा, जो आरएनए इट कैन बिहेव एज या कैन ट्रीट एज द एंजाइम, एंजाइम की तरह भी ये बिहेव या फिर ट्रीट कर सकते हैं। आरएनए
कैन ट्रीट या फिर बिहेव एज एन एंजाइम। बायोमोलिक्यूल में पढ़ा होगा आपने, वो जो इनसे बनते हैं दे आर नोन द राइबोजाइम। उन एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम बोलते हैं। एक आपने और पढ़ा होगा आरएनए पॉलीमरेज, वो एंजाइम जो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए क्या है? हेल्पफुल है, उसको हम आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर मैं पूछूं कि डीएनए और आरएनए में से कौन ज़्यादा एडवांस है, कौन ज़्यादा कम्प्लेक्स है, तो आंसर आएगा कि जो डीएनए है वो ज़्यादा एडवांस या फिर ज़्यादा कम्प्लेक्स है, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है। और आपको पता है कि तब इवोल्यूशन होता है तो स्टार्टिंग में चीज़ें कम्प्लेक्स आती है फिर सिंपल आती है। जब भी इवोल्यूशन होता है, जब भी चेंजेस होते हैं, तो हमेशा सिंपल ऑब्जेक्ट से फिर सिंपल चीज़ें आती हैं। आप चाहे टीवी का इवोल्यूशन देख लीजिएगा, चाहे मोबाइल का देख लीजिएगा, चाहे हमारा देख लीजिएगा, पहले चीज़ें सिंपल आती हैं, फिर सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ चलनी स्टार्ट होती है। आपको मोबाइल का दौर याद होगा, जब पहले सबसे पहले मोबाइल आए थे मोटोरोला के या फिर LG वगैरह के आए थे, तो काफ़ी बड़े होते थे, स्क्रीन ब्लू और वाइट होती थी, ब्लैक एंड वाइट भी होती थी, उसके बाद में ब्लू आई थी। सिर्फ दो ही खटके होते थे एक तरीके से, एक अटेंड करने का और एक डिस्कनेक्ट करने का। उसमें MP3 MP4 रिकॉर्डिंग कुछ नहीं था। उसके बाद में FM आना स्टार्ट हुआ, VGA कैमरा आना स्टार्ट हुआ, उसके बाद में फिर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आने लगा, और आजकल तो लाखों फीचर हम जानते भी नहीं कि कौन कौन से हैं। तो चीज़ें हमेशा सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ आती है, और जो RNA है दैट इज सिंपलर एज कम्पेयर टू द DNA, तो इसलिए इवोल्यूशन में पहले आया। ठीक है। तो RNA is simpler as DNA and during evolution simple things या फिर फॉर्म केम फर्स्ट, वो हमेशा पहले आती है। ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर बात कर दूं मैं, अगर जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने की बात है, ध्यान देना, अगर स्टोरेज की बात है, जेनेटिक मटेरियल की तरह कौन ट्रीट करेगा? DNA। अगर उस इंफॉर्मेशन को पास आउट करना है तो कौन हेल्प करेगा, कौन बिहेव करेगा? RNA। तो यहाँ पर दो चीज़ हो गई, एक तो हो गई हमारा DNA और एक हो गया RNA। ठीक है। ये ऊपर मेन पॉइंट हमने देख लिए हैं कि RNA वर्ल्ड क्यों ज़्यादा बेटर है, वो हमने रीजन यहाँ पर देख लिया। एक आपने देखा भी होगा, एक और पॉइंट आप लिख सकते हो चाहो तो, दैट इज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। याद होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आल्सो नोन एज द टेमिनिज्म। जो टेमिन और बाल्टीमोर ने फाइंड आउट किया था, उनके अकॉर्डिंग ये था कि जो रिट्रोवायरस हैं जिनके अंदर RNA है, वो RNA से DNA की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। तो लास्ट पॉइंट लिख देंगे, DNA can also form from RNA due to reverse ट्रांसक्रिप्शन। तो बेटा ये हो गए इसके रीजन कि आप RNA को फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्यों मान सकते हो। अब ये दोनों पॉइंट काफ़ी मेन हैं। जो DNA used as storage of genetic material, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है या फिर मेटेरियल है, उसकी तरह कौन ट्रीट करेगा? DNA। अगर इंफॉर्मेशन को पास आउट करना है, जनरेशन टू जनरेशन लेके जाना है, तो कौन रेस्पॉन्सिबल होगा या कौन सुटेबल है? दैट इज RNA परफेक्ट फॉर ट्रांसमिशन ऑफ
जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को पास आउट करने के लिए आरएनए क्या है, ज़्यादा सूटेबल है। आपको याद होगा कि डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनती बेटा प्रोटीन, ठीक। और प्रोटीन से ही आपके एंजाइम्स, सेक्सुअल प्रोटीन और अलग अलग चीज़ें डेवलप होती हैं, ठीक है। तो जो पास आउट होती जा रही है वो किसकी वजह से जा रही है, आरएनए की वजह से जाने लगी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन और आरएनए बल के बारे में बात करी है। आई होप शायद आपको सभी चीज़ें क्लियर होगी। प्लीज़ वीडियो देखते रहिएगा, पसंद आए तो लाइक कमेंट करिएगा, अगर अच्छे लगे तो आप शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।